वेलकम बैक टू माय क्लास। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस और उसमें भी हम पूरे कर रहे हैं 40 क्वेश्चन। हम 40 क्वेश्चनों की कड़ी में पहुंच गए हैं 19वें क्वेश्चन या 19 क्वेश्चन नंबर पर। और हमारा आज का जो क्वेश्चन होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लंबा टॉपिक होने वाला है, तो आज हम उसे हो सकता है पूरे कर लें। कोशिश मैं पूरा करने की करूंगी, वरना हम उसे कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। हमारा आज का टॉपिक होने वाला है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या अंतरराष्ट्रीय संगठन का। हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करने वाले हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपको ध्यान रखना है कि हम सबसे बड़े टॉपिक यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? यूएनओ के। हालांकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसके अलावा और भी हम कई ऑर्गेनाइजेशन के 4-5 ऑर्गेनाइजेशन और है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन वो इतने बड़े टॉपिक नहीं है जितना कि अकेला यूएनओ हम पढ़ने वाले हैं। इसकी फॉर्मेशन, ये कैसे काम करता है, इसके अंदर इसकी वर्क प्रोसेस क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है और ये यूनिपोलर वर्ल्ड में या अमेरिका के साथ इसका कैसा कोऑपरेशन है, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और अब हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखेंगे कि ये जो चीज है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर आप समझो अंतरराष्ट्रीय संगठन, ये क्या होते हैं और हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है ना कि व्हाई वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। हमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों की जरूरत क्यों है, हमें इनकी जरूरत पड़ती क्यों है, ये ऐसा क्या काम करते हैं, ये ऐसे क्यों बनाए जाते हैं कि हमें इनको बनाकर हम इस दुनिया में कुछ ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये शांति को बढ़ावा देते हैं। किसके लिए बनाए जाते हैं? शांति को बढ़ावा देते हैं, पीस को बढ़ाते हैं और वॉर को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, युद्ध को रोकने की कोशिश करते हैं। अगला काम क्या करते हैं? युद्ध को रोकने की कोशिश करते हैं। ये मैं इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा, व्हाई वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों की जरूरत क्यों है। तब आपको ये सभी लिखना पड़ेगा कि हमें जरूरत इसलिए पड़ती है। पहला काम इसलिए पड़ती है कि ये शांति को बढ़ाते हैं। दूसरा, युद्ध को रोकने की कोशिश करते हैं, वॉर को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। तीसरा काम इनका ये होता है कि ये जो है ना, ये किसी एक कंट्री के अंडर नहीं बने हुए, ये किसी एक देश के अंदर बना हुआ संगठन नहीं है, बल्कि ये सारे देशों से मिलकर बना हुआ संगठन है। तो इन पर किसी एक देश की, ये एक कंट्री का रोब नहीं होता, एक कंट्री इन पे धौंस नहीं रख सकता अपनी। ये सब मिलकर बनते हैं, सारे कंट्रीज अपनी बात रखते हैं, सबके लिए बनाया जाता है, सारे कंट्रीज से मिलकर ही ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं। जब सारे कंट्रीज से मिलकर बन रहे हैं तो सब कंट्री अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ रख सकते हैं, सारे देश अपनी बातें यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। छोटी मोटी कोई लड़ाई, कोई विभेद, कोई मतभेद हो गया, कोई कंफ्लिक्ट हो गया, ऐसे अगर कोई छोटे मोटे मतभेद या कंफ्लिक्ट हो जाए तो उसे युद्ध तक की स्थिति ना बनने दे। इन छोटे मोटे कंफ्लिक्ट से वार तक बात न जाए, उससे पहले ही उसे बातचीत, नेगोशिएशन से निपटा दिया जाए, इसलिए बनाए जाते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तीसरी बात हम ये करेंगे कि दुनिया में ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम होती है जिसे कोई अकेला कंट्री सॉर्ट आउट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, ग्लोबल वार्मिंग है या कोरोना जैसी बीमारी है, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स को कोई अकेला कंट्री निपट लेगा? कि इंडिया बोलेगा चलो भाई कोरोना है, अब इसे हम अकेले देख लेंगे, बाकी कंट्रीज को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। या फिर ग्लोबल वार्मिंग है, अमेरिका बोले मैं इसको अकेले ही सुलझा लूंगा, बाकी कंट्रीज अपना जो काम कर रही है कंटिन्यू करें, ये पॉसिबल नहीं है, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो हम ये देखेंगे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इसलिए बनाए जाते हैं कि दुनिया में ऐसी भी प्रॉब्लम्स होती है जिन्हें अकेला कंट्री नहीं निपटा सकता है या सॉल्व कर सकता है, तो इनको मिलना पड़ेगा, इनको एक साथ आना पड़ेगा। ऐसी प्रॉब्लम जैसे कि हम बात करें महामारी की या फिर एपिडेमिक्स की, या हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग की, महामारी की, या फिर आप इन्हें लिखे तो ऐसा लिखें कि ऐसी प्रॉब्लम जिन्हें अकेला कंट्री नहीं निपटा सकता। फॉर एग्जांपल महामारी, ग्लोबल वार्मिंग। ऐसी समस्याओं को निपटाने के लिए, ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत पड़ती है। 3 कारण मैंने आपको बताए हैं और इन्हीं 3 कारणों को आपको अच्छे से याद रखना है। हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं शांति को बढ़ाने के लिए, पीस को प्रमोट करने के लिए, वॉर को रोकने के लिए, युद्ध को प्रिवेंट करने के लिए, कन्फ्लिक्ट अगर कोई छोटे मोटे मतभेद हैं उन्हें बातचीत से निपटाने के लिए। तीसरा, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसे अकेला कंट्री नहीं निपटा सकता है, उन ऐसी समस्याओं को निपटाने के लिए हम क्या बनाते हैं? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ के अंदर एक जनरल सेक्रेटरी थे जिनका नाम था डैग हैमर्सकॉल्ड। अब डैग हैमर्सकॉल्ड ने एक कथन कहा था या एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना
वो हम लोगों को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि हमें नर्क से बचाने के लिए बनाए जाते हैं। हमें लोगों को इतना अच्छा नहीं बनाना है कि वो स्वर्ग पहुंच जाए, बल्कि हमें लोगों को बुरा बनने से रोकना है, आपस में लड़ने से रोकना है। हमें देश की डेवलपमेंट के साथ साथ हमें लोगों को आपस में मरपिट मरने से जो सिचुएशन आ जाती है ना, एक दूसरे को काटने बांटने वाली सिचुएशन, वैसी सिचुएशन से रोकना है। लोगों को स्वर्ग नहीं पहुंचाना है, नर्क से बचाना है। ये कथन कहा था डैग हैमरसहोल्ड ने, ठीक है। इसीलिए हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं। इसी कड़ी में, इसी वे में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है तो वो कौन सा बनाया जाता है? यूएनओ। थोड़ी इसके बारे में चर्चा करें, थोड़ी क्या बहुत ही चर्चा करनी पड़ेगी इसके बारे में। तो अब ये जो यूएनओ है ना, सबसे पहले तो यूएनओ को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये पढ़ेंगे कि एक लीग ऑफ नेशन आया था। लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन, आप इसे हिंदी में राष्ट्र संघ भी कह सकते हैं, आप इसे हिंदी में राष्ट्र संघ भी कह सकते हैं। लीग ऑफ नेशन या राष्ट्र संघ। हुआ ये कि जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो सबसे पहले पहला वर्ल्ड वॉर कब हुआ? ये 3 फैक्ट मैंने पहले भी लिखवाए हैं, मैं दोबारा लिखवाना चाहूंगी, दोबारा ये नोट करें। सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें 1939 टू 1945। और कोल्ड वॉर, और कोल्ड वॉर 1945 टू 1991। तीनों की तारीखें बहुत अच्छे से आपको लिखनी है, मैं बार बार बता रही हूँ, और सिंगल वन लाइनर एमसीक्यूज में पूछे भी गए हैं, इसलिए इनको अच्छे से याद करें। अब बात करते हैं, जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो इस पहले वर्ल्ड वॉर के बाद में हमने क्या बनाया? लीग ऑफ नेशन बनाया। किस लिए? ताकि जो पहले वर्ल्ड वॉर हो चुका है, ऐसा कोई युद्ध आगे दोबारा ना एग्जिस्ट हो, ऐसा कोई युद्ध दोबारा ना हो, दुनिया दोबारा एक दूसरे के आमने सामने ना खड़ी हो, इसलिए हमने राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशन बनाया। लेकिन हुआ क्या, इस लीग ऑफ नेशन के होते हुए, राष्ट्र संघ के होते हुए हमारा दूसरा वर्ल्ड वॉर हो गया, हमारा दूसरा विश्व युद्ध हो गया है। तो इसका मतलब इसे जिस मकसद के लिए, जिस टारगेट के लिए बनाया गया था, वो इसे पूरा नहीं कर पाया। तो हमने क्या किया, इस राष्ट्र संघ को क्या कर दिया, चेंज करके किसमें कन्वर्ट कर दिया? यूएनओ में। इसी राष्ट्र संघ को बदलकर किसमें चेंज कर दिया? यूएनओ में। अब आपसे पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्र संघ का सक्सीसर या उत्तराधिकारी कौन था? तो यूएनओ जो है वो इस लीग ऑफ नेशन का सक्सीसर बना था, राष्ट्र संघ का क्या बना था? उत्तराधिकारी बना था, ठीक है। अब जब राष्ट्र संघ का उत्तराधिकारी बना है, तो यूएनओ की फॉर्मेशन हमें पढ़नी पड़ेगी कि प्रोसेस कैसे चालू हुई। सबसे पहले इसकी प्रोसेस 1941 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? प्रोसेस जो है, वो प्रक्रिया जो है 1941 में शुरू हुई थी। विंस्टन चर्चिल और एक रूजवेल्ट और चर्चिल, इन दोनों ने मिलकर इसकी प्रोसेस शुरू की थी। फिर उसके बाद 3 लीडर आते हैं, विंस्टन चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन। विंस्टन चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन। हालांकि इतना कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ कि प्रोसेस बाय चांस हमसे ये पूछ लिया जाए कि यूएनओ के निर्माण की प्रक्रिया समझाओ, येलो पेज पे, येलो चार्ट में दिया हुआ ना हमारी बुक के अंदर, ये वही है। तो विंस्टन चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन, इन तीनों ने मिलकर याल्टा कॉन्फ्रेंस की थी। कौन सा सम्मेलन किया था? याल्टा सम्मेलन किया था, याल्टा सम्मेलन किया था। याल्टा सम्मेलन किया, याल्टा कॉन्फ्रेंस की थी 1943 के अप्रोक्स, 1943 के अप्रोक्स इन्होंने याल्टा कॉन्फ्रेंस की थी, ठीक है। याल्टा कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद क्या हुआ, बात आई 1945 की। कब की? 1945 की। पहले मैं इसे इरेज कर देती हूँ। बात आई 1945 की। अब 1945 की बात आई, और 1940 में भी तारीख कौन सी? 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर 1945 यूएनओ बनकर तैयार होता है। 24 अक्टूबर 1945 यूएनओ बनकर तैयार हो जाता है। और याद रखना है, इस 24 अक्टूबर को हम यूएनओ डे मनाते हैं। इस 24 अक्टूबर को हम यूएनओ डे मनाते हैं। हिंदी में इसे संयुक्त राष्ट्र दिवस कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस, हिंदी में इसे संयुक्त राष्ट्र दिवस कहते हैं या संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कहते हैं, यूएनओ डे कहते हैं। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसमें टोटल 50 कंट्रीज ने इसे फाउंड किया था, 50 कंट्रीज ने बनाया था। 51वां देश 51 कंट्रीज में शामिल हुआ था, पोलैंड। तो हम ये लिखेंगे कि पोलैंड के साथ मिलकर टोटल 51 कंट्रीज ने इसके फाउंडर बने थे। टोटल कितने कंट्रीज ने फाउंडर बने थे? 51 कंट्रीज इसकी फाउंडर कंट्रीज थी। इसके संस्थापक देश है 51वां देश पोलैंड था। कौन सा था? पोलैंड। 24 तारीख को पोलैंड ने साइन किए हैं और पोलैंड इसका 51वां कंट्री
बन जाता है। फिर आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इंडिया इसका कब मेंबर बना। इंडिया इसका कब मेंबर बना, इंडिया इसका 6 दिन बाद इंडिया ने साइन कर दी है, 30 अक्टूबर 1945 इंडिया इसका पार्ट बन गया था, भारत इसका हिस्सा बन गया था। 24 अक्टूबर 1945 को हम बनाते हैं यूएनओ को और 30 अक्टूबर 1945 को इंडिया उसे साइन करता है, यानी इंडिया इसका मेंबर बन जाता है, बट फाउंडर कंट्री नहीं है। फाउंडर कंट्री सिर्फ 51 थे, 51 में पोलैंड था। क्लियर, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यूएनओ हमने बना लिया है, यूएनओ को हमने फॉर्म कर लिया है और यूएनओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसके काम भी वही होने हैं जो बाकी अंतरराष्ट्रीय संघ करते हैं, शांति को बढ़ाना, युद्ध को रोकना, मतभेद को निपटाना, ऐसी समस्याओं को निपटाना जिसे एक अकेला कंट्री नहीं सॉल्व कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक हमने इसे पढ़ा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस यूएनओ को चलाने वाले कौन है, इस यूएनओ को चलाने वाला कौन है, इस यूएनओ को चलाने वाला कौन है, इस यूएनओ को चलाने वाले हैं जनरल सेक्रेटरी या महासचिव। इस यूएनओ के हेड होते हैं महासचिव या फिर हम उन्हें कहते हैं जनरल सेक्रेटरी, महासचिव, महासचिव या हम उन्हें कहते हैं जनरल सेक्रेटरी, हम उन्हें कहते हैं जनरल सेक्रेटरी या महासचिव। इसके महासचिव हुए हैं अब तक टोटल इसके 8 महासचिव हो चुके हैं। ये 9वां कंटिन्यूस चल रहा है। 9वें जो है उन्हें हम एंटोनियो गुटेरेस के नाम से जानते हैं, आपको अच्छे से याद करना है, एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस। अब ये जो एंटोनियो गुटेरेस है ये यूएनओ के महासचिव है वर्तमान में, एट प्रेजेंट। इससे पहले 8 आ चुके हैं, आपको 8 नहीं पढ़ने हैं, जिन जिन के मैं नाम बताऊं उन्हें एक बार नजर मार के जरूर जाना पेपर में। सबसे पहले पहला ट्राइगुली को आपको पढ़ना पड़ेगा। ट्राइगुली किस लिए, इतना पूछा जाएगा कि हमारे जो यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे, ट्राइगुली थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एंटोनियो गुटेरेस, तो हमें पढ़ना पड़ेगा, एट प्रेजेंट वही है ना वर्तमान में, तो एंटोनियो गुटेरेस आप पढ़े। तीसरे नंबर पे आप पढ़े बुतरस घाली को। किसको पढ़े, बुतरस घाली। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक बार ऑप्शन में इनका नाम आ गया था तो मैं चाहती हूँ कि आज बार इन पे नजर मारें। फिर पढ़ेंगे हम कॉफी अन्नान को, नोबेल प्राइज मिला हुआ है इन्हें, नोबेल प्राइज से सम्मानित है, इसलिए इनको पढ़ना पड़ेगा कॉफी अन्नान को। इतने ही आप पढ़ें, इतने ही आपके लिए मोर देन इनफ है, इनको अच्छे से क्लियर करके जाएं। एंटोनियो गुटेरेस, थोड़ी सी इनकी बात कर ले। एंटोनियो गुटेरेस जो है वो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। कहाँ से हैं, पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हुए हैं और रेफ्यूजी कमिश्नर के चेयरमैन भी रहे हुए हैं। हमारे रेफ्यूजी जो कमीशन बना हुआ है ना यूएनएचसीआर, उसके चेयरमैन या उसके हेड भी रहे हुए हैं। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये पुर्तगाल से है और पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारे एंटोनियो गुटेरेस यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि इस यूएनओ के पार्ट्स कितने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है यूएनओ के अंग बताओ, यूएनओ के पार्ट बताओ, यूएनओ के किन्हीं, आपको सीधा दे के पेपर में 4 नंबर में दे देंगे, 2 पार्ट दे के पूछेंगे, इन पे स्टेटमेंट लिखो, शॉर्ट नोट लिखो, इन पे टिप्पणी करो। तो हमें इनके जो 6 पार्ट है उनको अलग अलग अच्छे से पढ़ना है। हम शुरू करते हैं इनके। अब हम बात करते हैं यूएनओ के पार्ट्स के बारे में। हम यूएनओ के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूएनओ का पार्ट आता है सिक्योरिटी काउंसिल या फिर आप इसे कह सकते हैं सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल या फिर सुरक्षा परिषद। अब ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसके अंदर टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, कुल 15 सदस्य होते हैं। 15 में से हम ये पढ़ेंगे कि 5 जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं और 10 जो होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं। 5 परमानेंट है, 10 टेम्परेरी। और ये 5 परमानेंट मैं आपको बार बार बता रही हूँ, पहले भी कई बार बताया है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चाइना। ठीक है, इन 5 को अच्छे से रटें। 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 इसमें टेम्परेरी मेंबर्स आते हैं। अब इसके जो 5 परमानेंट मेंबर है इनके पास है विटो राइट। इनके पास क्या है, विटो का अधिकार है। अब आप कहेंगे कि मैडम ये विटो क्या है, विटो मीन्स निषेधाधिकार, विटो मीन्स निषेधाधिकार, विटो मीन्स निषेधाधिकार। निषेधाधिकार मतलब राइट टू डिनाई, यानी मना करने का अधिकार, यानी कि मना करने का अधिकार। अब ये आगे आएगा लेकिन मैं यही समझा देती हूँ। होता ये है कि 5 कंट्री में से कोई, मान लो कोई एक डिसीजन आया, कोई फैसला या कोई निर्णय आया या कोई ऐसी बात आई जिस पे फैसला करना इंपॉर्टेंट था, इन 5 कंट्रीज के सामने रखी गई। 5 क्यों, इन 15 के 15 के सामने रखी गई। अब जब इन 15 कंट्रीज के सामने रखी गई तो इन 5 में से, सिर्फ इन 5 में से अगर 4 को वो बात पसंद है और 1 को भी नहीं है
तो वो जो नहीं वाला देश है ना, वो वीटो पावर यूज करके उस फैसले को बदल सकता है। यहाँ पर पांचों में से एक ने भी अगर मना कर दिया ना, तो वो फैसला लागू नहीं हो सकता। और ये सबसे ज्यादा यूज किया है यूएसएसआर ने, यानी कि यूएसएसआर जिसे हम रूस कहते हैं, जिसे अब हम रूस कहते हैं, पहले सोवियत संघ कहा करते थे, सबसे ज्यादा बार इस वीटो पावर का यूज यूएसएसआर ने किया है। एक बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। सबसे ज्यादा बार इस वीटो पावर का यूज करने वाले कंट्री कौन है, नेशन कौन है, यूएसएसआर सबसे ज्यादा यूज किया है इसका। वीटो पावर का मतलब मैंने आपको बताया, निषेधाधिकार, मना करने का अधिकार। कोई भी फैसला अगर एक कंट्री को नहीं पसंद है तो वो मना कर सकती है, और उसके मना करने से वो फैसला लागू नहीं हो सकता है, चाहे वो चारों बची हुई कंट्री उस पर एग्री करती हो, चाहे वो चारों कंट्री चाहे उसे लागू करना, लेकिन तब भी वो लागू नहीं हो सकता है। इसलिए इन पांचों के पास सुपर पावर मान लो, सुप्रीम पावर मान लो आप, वीटो पावर, दुनिया के बड़े से बड़े फैसले को बदलने की हिम्मत रखती है ये पांचों कंट्रीज। फिर बात करते हैं इन 10 टेम्परेरी कंट्रीज के बारे में। ये जो टेम्परेरी कंट्रीज होती है ये 2 साल के लिए चुनी जाती है। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए चुनी जाती है। इन्हें 2 साल के लिए चुना जाता है, मतलब एक कंट्री है वो 2 साल के लिए चुनी गई है, उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं आ सकती। ये बात भी आपको याद रखनी है, कोई भी देश है वो कंटिन्यू 4 साल नहीं आ सकता है। जैसे मान लो इंडिया है, अब 25 और 26 के लिए मेंबर बन गया, तो वो 27-28 के लिए दोबारा चुन के नहीं आ सकता। हाँ, 29-30 के लिए आ सकता है। लगातार 4 साल कोई कंट्री नहीं आ सकती है। उसके बाद हाँ, एक बार का गैप छोड़ के आगे भले ही आ जाए, आगे भले ही आ जाए। अब तक इंडिया जो है वो 7-8 बार मेंबर बन चुका है, लेकिन कंटिन्यू कभी नहीं बना। कंटिन्यू कोई देश बन ही नहीं सकता है, ये इनकी रूल है, इनकी पॉलिसी है कि हम लगातार नहीं बनाएंगे, बाद में आ सकता है, ठीक है। तो 2 साल के लिए आते हैं। और सबसे खास बात, इन 15 मेंबर्स के जो डिसीजन होते हैं वो सब पे कंपल्शन है, सब पे बाध्यकारी है। इनके निर्णय सब पे बाध्यकारी होते हैं। इनके निर्णय क्या होते हैं, सब पे बाध्यकारी होते हैं, सब पे कंपल्शन होता है, सब पे लागू होते हैं और मानने भी पड़ते हैं सबको, ठीक है। हमें सिक्योरिटी काउंसिल में इतना ही याद रखना है। एक छोटी सी बात आपको और बता देती हूँ कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो मेंबर है ना, वो अब वर्तमान में कितने हैं, 15 मेंबर है। लेकिन 1965 कितना, 1965 से पहले यूएनओ में 11 सिक्योरिटी काउंसिल में 11 मेंबर थे। कितने मेंबर थे, 11 मेंबर। कब, 1965 से पहले सिक्योरिटी काउंसिल में 11 मेंबर थे। 5 जो परमानेंट थे वो तो परमानेंट ही कहेंगे हम उन्हें, वो शुरू से परमानेंट है, उनमें कुछ नहीं बदला। लेकिन जो टेम्परेरी 10 थे ना, ये 1965 से पहले 6 थे। ये 1965 से पहले 6 थे और 5 परमानेंट थे। टोटल 11 मेंबर थे 1965 से पहले। फिर 1965 में ये तो 5 के 5 है, इनकी संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई। इनकी संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई। सिक्योरिटी काउंसिल में अब टोटल 15 मेंबर है, पहले 65 से पहले 11 मेंबर हुआ करते थे। क्लियर, इतनी बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा सिक्योरिटी काउंसिल यहाँ पर खत्म होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि इनके डिसीजन जो है वो सब पे कंपल्सरी है, बाध्यकारी है। दूसरा पार्ट, जनरल असेंबली। अब जितना हमने पढ़ा सिक्योरिटी काउंसिल इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है जनरल असेंबली, जिसे हम आम सभा, महासभा भी कहते हैं, दोनों नाम आते हैं, आम सभा और महासभा। अब इसके अंदर टोटल 193 कंट्रीज है। मोटी मोटी सारी दुनिया, मोटी मोटी मान के चलो सारी दुनिया इसी के अंदर आती है। 193 कंट्रीज एट प्रेजेंट। और वर्तमान की बात करें, इसका लास्ट कंट्री 193वां कंट्री साउथ सुडान था। आपकी किताबों में नहीं है, फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज दिया जा रहा है। 193 कंट्रीज इसके वर्तमान में एट प्रेजेंट है। 193 कंट्री, लास्ट साउथ सुडान था, ठीक है। 193 कंट्री। और इसकी बात यह है कि इसमें हर कंट्री के पास एक वोट का राइट है। एक कंट्री एक वोट, एक कंट्री एक वोट का राइट है। तो टोटल कितने वोट हुए, 193 वोट हो गए। तो कोई भी डिसीजन लेना है तो 193 वोट पड़ेंगे, उन्हीं वोट में से इनका डिसीजन लिया जाएगा। इनके जो डिसीजन है वो सब पे बाध्यकारी नहीं होते हैं। इनके डिसीजन जो है वो सब पे बाध्यकारी नहीं होते। पर हाँ, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी ली जाती है, कोई विशेष बहुमत लिया जाता है। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई विशेष मुद्दा है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो 2/3 मेजोरिटी ली जाएगी। इन 193 कंट्रीज का 2/3 निकाला जाएगा, इन 193 का 2/3 निकाला जाएगा, ठीक है। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और अगर कोई सिंपल नॉर्मल बात है तो इसमें सिंपल मेजोरिटी ली जाएगी। इसमें सिंपल मेजोरिटी या बहुमत लिया जाएगा, सिंपल मेजोरिटी या सिंपल साधारण बहुमत लिया जाएगा। इसके डिसीजन सब पे कंपलसरी नहीं है। 193 कंट्री है, एक कंट्री के पास एक वोट है, और अगर कोई स्पेशल मैटर है तो 2/3 मेजोरिटी ली जाएगी 193 की। और अगर स्पेशल बात नहीं है, नॉर्मल सिंपल मामला है,
तो सिंपल मेजोरिटी निकाली जाएगी, साधारण बहुमत लिया जाएगा। ये इतना ही पढ़ना है आपको जनरल असेंबली के बारे में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है इंटरनेशनल कोर्ट, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अब जैसे इंडिया का सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे बड़ा न्यायालय माना जाता है, उसी प्रकार दुनिया में भी तो लड़ाइयाँ होती है, दुनिया के भी तो देश हैं जो लड़ पड़ते हैं आपस में, तो उनके मैटर निपटाने के लिए हमने बनाया है इंटरनेशनल कोर्ट, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड हैग में है। पूरा यूएनओ न्यूयॉर्क अमेरिका में है, पूरा यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है, और जबकि इसका जो हेडक्वार्टर है ना इंटरनेशनल कोर्ट का, ये नीदरलैंड हैग में है। कहाँ पर बताया मैंने? हैग में, नीदरलैंड हैग में। और पूरे यूएनओ का कहाँ है? अमेरिका में। पूरे यूएनओ का कहाँ है? अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। अमेरिका न्यूयॉर्क में। पूरे यूएनओ का अमेरिका न्यूयॉर्क में है और इसका नीदरलैंड हैग में है। अब इसका नीदरलैंड हैग में है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर टोटल 15 जज बैठते हैं, 15 जज बैठेंगे कितने सालों के लिए? 9 सालों के लिए। मिक्स मत करना, कहीं हम ऐसे भी करके आते हैं बच्चे 9 जज बिठाते हैं 15 साल के लिए, ऐसा नहीं करना है। 15 जज बिठाने हैं 9 साल के लिए, 9 जज नहीं बिठाने हैं 15 सालों के लिए, 15 जज बिठाएंगे 9 साल के लिए। हैग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो मेंबर होते हैं ना, इसके जो मेंबर होते हैं वो, ये जो जजेस है ना, ये इन दोनों की वजह से सिलेक्ट होते हैं। ये दोनों मिलकर बनाती हैं, इन दोनों में से ये जो है ये जो है ये बनाती है और ये एडवाइस करती है, ये सलाह देती है और ये बनाती है। इसकी सलाह से ये बनाएगी, इसकी सलाह से ये बनाएगी, ये एडवाइस करेगी, ये बनाएगी, और ये जो जज होता है ना, ये चुनती है इसकी सलाह से। अब समझ में आया? ये जो जज होते हैं ये असेंबली चुनेगी सिक्योरिटी काउंसिल की सलाह से, एडवाइस से, ठीक है। 15 जज 9 साल के लिए नीदरलैंड है, दैट्स इट, इतना ही पढ़ना है, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्रेटेरिएट। इसके आगे मैंने लिखा हुआ है एंटोनियो गुटेरेस। अब जो पूरा यूएनओ ऑफिस है उसे भी तो कोई चलाने वाला होना चाहिए ना, पूरे यूएनओ को चलाने वाला भी तो कोई होना चाहिए, हेडक्वार्टर को चलाने वाला, ऑफिस को चलाने वाला, वर्कर्स, मेंबर्स, प्रशासन संभालना, ये सब करने के लिए हमने बनाया है सेक्रेटेरिएट। हिंदी में बात करें सचिवालय, हिंदी में कहेंगे तो सचिवालय। अब इस सचिवालय में बैठेगा कौन? महासचिव, जनरल सेक्रेटरी, एंटोनियो गुटेरेस इसमें बैठते हैं। ऑफिस का सारा काम एंटोनियो गुटेरेस निपटाते हैं, सारे वर्क को मैनेज करने का काम एंटोनियो गुटेरेस। कहाँ कौन सी मीटिंग होनी है, कहाँ कौन सी बैठक होनी है, कितने टाइम चलनी है, कौन से फैसले लेने हैं, ये सब डिसाइड करते हैं एंटोनियो गुटेरेस। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल। सोशल एंड इकोनॉमिकल काउंसिल, सामाजिक और आर्थिक सभा या सामाजिक और आर्थिक परिषद कह सकते हैं हम इसे। इस इकोनॉमिक काउंसिल के अंदर टोटल 51 पार्ट्स हैं, ये कंट्रीज नहीं है, ये पार्ट्स हैं, और इन्हें ज्योग्राफी के बेस पे बांटा जाता है। इन्हें किस बेस पे बांटा जाता है? ज्योग्राफी के। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के आसपास के कंट्रीज को मिला ले तो हम उसे एक सब कॉन्टिनेंट कहेंगे ना, तो वो सब कॉन्टिनेंट एक पार्ट है। आसियान के 10 कंट्रीज एक पार्ट गिने जाते हैं, सिंगल पार्ट गिना जाता है, वो 10 कंट्री नहीं, वो एक पार्ट गिना जाएगा। इस प्रकार इसमें टोटल 54 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 54 पार्ट्स है इसके अंदर। अब इसके अंदर 54 पार्ट्स है, 54 ज्योग्राफिकल डिवीजन है, ये भौगोलिक तरीके से बांटा गया है, ठीक है। इसके अंदर इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है, कंट्रीज को इकोनॉमिकली और सोशली डेवलपमेंट करने की बात हो रही है। कंट्रीज का या देशों का आर्थिक और सामाजिक विकास करना है, इसके लिए इसे बांटा गया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब आता है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये वर्तमान में एग्जिस्ट नहीं करता है, हालांकि इसका ऑफिस है, बना हुआ है, लेकिन इस पे ताला लगा हुआ है, ये काम नहीं करता है। ये 1 नवंबर 1994 में बंद कर दिया गया था। 1 नवंबर 1994 में ट्रस्टीशिप काउंसिल, या फिर हिंदी में बात करें तो न्यासिता परिषद को बंद कर दिया गया है। अंतिम आखिरी कंट्री इसमें शामिल होने वाला था पलाऊ, आखिरी कंट्री इसमें शामिल होने वाला था पलाऊ। जैसे ही पलाऊ 1 नवंबर 1994 को इसमें शामिल हुआ, यूएनओ को बंद कर दिया गया, सॉरी यूएनओ को नहीं, इसको ट्रस्टीशिप काउंसिल को बंद कर दिया गया, ठीक है। अब हमने यहाँ के इसके सारे पार्ट पढ़े हैं। मैं इसमें से आपको ये भी बताऊंगी कि इसकी कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। ये आप एज अ होमवर्क समझ लीजिए कि इसमें जितनी फुल फॉर्म्स बताई है ना वो सब आपको याद करनी है। मैं एक बार के लिए सारी की सारी लिख देती हूँ, आपको उन्हें एज अ होमवर्क उन सबको ढूंढ कर याद करना है, ठीक है। अब फुल फॉर्म की बात करें तो सबसे पहले यूएनओ की पढ़ लेना, संयुक्त राष्ट्र संघ। दूसरा आप पढ़ लेना WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। हालांकि ये आएंगे तो हम सिंगल में पढ़ेंगे ना कि इनके ऑर्गेनाइजेशन और कौन से छोटे मोटे, तो यही पढ़ने वाले। और जैसे आप यूनिसेफ की पढ़ लेना, यूनिसेफ की पढ़ लेना, यूनेस्को की पढ़ लेना, यूनिसेफ, यूनेस्को, UNHCR,
UNHCR, UNRHC, UNRHC, UNRHC के पढ़ लेना। और इसके अलावा हम पढ़ लेंगे जैसे WHO की पढ़ लेना। WHO भी फुल फॉर्म के तौर पे पढ़ा जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन पढ़ लेना, ठीक है। मेनली आपको एक दो और रहेंगे, हाँ, यूएनईपी की यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम या संगठन, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास संगठन या कार्यक्रम, ठीक है। ये इतनी फुल फॉर्म्स आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है और इनके बारे में पूछा जाता है, सीधे सीधे पूर्ण रूप बताइए, बस इतना ही, अच्छे से इनको ढूंढ के इसको पढ़ लेना, ठीक है। वैसे मैंने बता दिया, वो याद कर लेना आप, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक की कहानी हम पढ़ चुके हैं। अब हम ये बात करेंगे कि यूएनओ जो है वो 1945 से बना हुआ है, तो क्या इस यूएनओ के अंदर 45 से लेकर 25 तक अब तक कोई सुधार नहीं करना, कोई चेंज, कोई रिफॉर्म की जरूरत नहीं है? जरूरी थोड़ी है कि 45 में जैसी दुनिया थी वैसी आज है। कितनी चीजें बदली है, कितना कुछ बदलाव आया है। तो जब दुनिया में बदलाव आ गया है तो इस ऑर्गेनाइजेशन में भी बदलाव आना चाहिए। तो हमने डिसाइड किया कि कोल्ड वॉर के बाद हम 2 रिफॉर्म्स करेंगे। कितने रिफॉर्म करेंगे? 2 रिफॉर्म। सबसे पहला रिफॉर्म करेंगे हम इसके ढांचे और इसकी प्रक्रिया में, ढांचे व प्रक्रिया में, यानी कि इसके स्ट्रक्चर और इसकी प्रोसेस में, इसके स्ट्रक्चर और इसकी प्रोसेस में। और दूसरा हम करेंगे इसके न्यायाधिकार में। दूसरा हम बात करेंगे इसके न्यायाधिकार की, यानी कि इसके ज्यूरिसडिक्शन की, यानी कि इसके ज्यूरिसडिक्शन की, या फिर बात करेंगे इसके ढांचे व प्रक्रिया की। यूएनओ में 2 रिफॉर्म की जरूरत है। पहला इसके ढांचे, इसके स्ट्रक्चर और इसकी प्रोसेस, इसकी प्रक्रिया की। और दूसरा रिफॉर्म हम इसका ज्यूरिसडिक्शन या फिर न्यायाधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ढांचे और इसकी प्रक्रिया में। आपको क्या लगता है कि जब से यूएनओ बना है तब से इसके परमानेंट मेंबर तो 5 ही है, इसके परमानेंट मेंबर तो 5 ही है, इसके टेम्परेरी मेंबर होते हैं वो 10 ही है। ये तो तब की बात है ना जब यूएनओ 1945 में बना था और इसके फाउंडर कंट्री 51 थे। ये तो तब की बात है, फाउंडर कंट्री 51 थे, तब भी 5 परमानेंट थे और ये 10 थे। हालांकि आप इसे 6 कह सकते हो, 65 से पहले 6 थे ना, तो ये 6 थे। ज्यादा कितने बड़े, 4 ही तो घंटे बड़े। लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि ऑल ओवर 193 हो गए हैं, ऑल ओवर 193 हो गए। आधे से भी ज्यादा पहुंच चुका है मैटर, आधे से भी ज्यादा, तकरीबन 200 कंट्रीज आ चुकी हैं ये। तो जब ये इतना बढ़ गया है तो इनको भी बढ़ाओ, इनको भी थोड़ा मोटा बढ़ाओ ना, इनको भी बढ़ाओ। या तो इनको बढ़ा दो या फिर ये विटो पावर खत्म कर दो, या तो इनको बढ़ा दो, कंट्रीज को सीधा सीधा बढ़ा दो, सिक्योरिटी काउंसिल में ये 25, 30, 40, 45 कर दो, या फिर इन विटो पावर को खत्म कर दो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम, विटो पावर नहीं खत्म कर सकते। अगर हमने विटो पावर खत्म कर दी तो ये जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है ना, जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, ये कहेंगे हमारा फिर क्या काम है, हम तो चले। क्योंकि इनको यूएनओ की जरूरत नहीं है, इनको यूएनओ की जरूरत नहीं है। ये अकेले भी इजीली सरवाइव कर सकती है, इन्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो ये निपटा नहीं सकते हैं, सीधी बात। तो इनको इनकी जरूरत नहीं है, तो ये तो बाहर निकल जाएगी। और अगर ये बाहर निकल जाएगी तो जो सबसे ज्यादा फंडिंग यूएनओ को कर रहे हैं, अमेरिका जैसे देश, ब्रिटेन जैसे देश, को फंडिंग रुक जाएगी, तो अमेरिका का काम, इसका यूएनओ का काम चलना बंद हो जाएगा। इसलिए हम विटो पावर को भी खत्म नहीं कर सकते हैं, इन 5 कंट्रीज को नाराज नहीं कर सकते हैं, वरना इनका ये क्यों रहेगी यूएनओ में, ये क्यों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बंद के रहेगी, कोई जरूरत नहीं है रहने की, ये बाहर निकल जाएगी इजीली, ठीक है। इसलिए इनको रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम बात करें कि इन कंट्रीज को, पहले हम इनके ज्यूरिसडिक्शन की बात करें थे, इनके ढांचे, प्रोसेस और प्रक्रिया की बात कर रहे थे। तो इनके ढांचे के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर के बारे में तो ये बात कर ली हमने पढ़ा कि इसके ढांचे, इसकी प्रक्रिया, इसकी प्रोसेस में तो हमने बात कर ली कि इसके अंदर टोटल ये जो कंट्रीज थे इन्हें बढ़ाकर कम से कम आधे से ज्यादा तो पहुंचाया जाए। जब ये बढ़ चुके हैं तो इन कंट्रीज की संख्या भी बढ़ाई जाए। ये तो हम इसके ढांचे में सुधार कर लेंगे, इसके प्रोसेस में सुधार कर लेंगे, लेकिन इसके ज्यूरिसडिक्शन में भी तो सुधार की जरूरत है। ज्यूरिसडिक्शन इन द सेंस मतलब कि कोई यूएनओ को किसी कंट्री के किस मैटर तक पहुंचना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी कंट्री का इंटरनल मैटर है, आंतरिक लड़ाई हो रही है, वो अपने आप निपटा सकता है, लेकिन फिर भी यूएनओ बोले नहीं मैं ही निपटाऊंगा, तुम मेरे पास ही लेकर आओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें इसका ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड करना पड़ेगा कि ये किसी कंट्री के किस किस मैटर में बोलेगा, किस किस मैटर में बात करेगा, ठीक है। जैसे शांति और सुरक्षा, किसी भी कंट्री के पीस को लेकर या सिक्योरिटी को लेकर अगर कोई मैटर है तो हम यूएनओ में जाना चाहिए। इसके अलावा कोई मुद्दा है तो हमें जाना नहीं चाहिए, इसके अलावा कोई मुद्दा है तो हमें नहीं जाना चाहिए। तो पीस और सिक्योरिटी, दुनिया में पीस और सिक्योरिटी, इन 2 कामों के लिए यूएनओ का होना बहुत जरूरी है। तो ये इसके ज्यूरिसडिक्शन में आता है कि यूएनओ का न्यायाधिकार, क्षेत्राधिकार कितना होना चाहिए।
यूएनओ का जुरिस्डिक्शन कितना होना चाहिए, ठीक है, ये इसके जुरिस्डिक्शन की बात थी। अब हम थोड़ा सा आगे टॉपिक आपकी बुक के अंदर दिया 1991 के बाद दुनिया में क्या कुछ परिवर्तन आया, क्या कुछ, वैसे ये टॉपिक हमारी बुक में दिया हुआ है छोटा सा कि हमारी इस दुनिया में 1991 के बाद परिवर्तन क्या बदला है, क्या कुछ परिवर्तन आया, हमें ये देखना है। बताना पड़ेगा ना कि 1991 के बाद दुनिया इतनी बदल गई है, हमने इतना मतलब दुनिया में इतना कुछ चेंज आ गया, तो यूएनओ में भी कुछ चेंज आना चाहिए, कुछ परिवर्तन होने चाहिए। इसलिए हम ये लिखेंगे कि 1991 के बाद दुनिया में क्या आया। तो सबसे पहले रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ, रूस का क्या हुआ, विखंडन हुआ। और जब रूस का विखंडन हुआ तो अमेरिका सुपर पावर बन गया। अमेरिका क्या बन गया, सुपर पावर बन गया। लेकिन अब फिलहाल के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, अब के संदर्भ में अगर बात की जाए, तो अमेरिका और रूस की जो दुश्मनी पहले चलती थी वो अब नहीं चलती है, अब उनके बीच रिश्ते इतने बुरे नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट की बात करें तो अब इन दोनों के अलावा दुनिया में और भी सुपर पावर आ गई है। चीन, इंडिया, जापान, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ये कंट्रीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, रैपिडली डेवलपमेंट कर रही है, तेज गति से विकास कर रही है ना, तो ये भी अब दुनिया में विश्व पटल पर दिखने लगी है, वैश्विक परिदृश्य में सामने आने लगी है, ठीक है। इसके बाद बात करें, दुनिया में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स भी तो आ गई है जिनका नाम पहले सुना ही नहीं था लोगों ने। सिविल वॉर आ गया है, जेनोसाइड आ गया है, नेचुरल डिजास्टर बढ़ गए हैं, इसके अलावा कोविड जैसी महामारियां पैदा हो गई है, अलग अलग वायरस पैदा हुए हैं, अलग अलग एपिडेमिक्स आने लगे हैं, और जो रीजनल कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए हैं, जातीय संघर्ष शुरू हो गया है। ये सब चीजें पहले नहीं थी, ये अब आने लगी है। इन सारी समस्याओं को, जब ये नई नई समस्याएं आ गई है, तो इन सारी समस्याओं को से निपटने के लिए यूएनओ को रेडी होना पड़ेगा ना, यूएनओ के अंदर चेंज आना पड़ेगा, यूएनओ को बदलाव करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कि जब इतनी सारी समस्याएं 1991 के बाद आ गई है, तो इन समस्याओं को निपटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे प्रॉब्लम्स के, सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे प्रॉब्लम्स के। तो यूएनओ ने क्या किया, अपनी एक डेफिनेशन दी था इसके सुधार के लिए, इसके रिफॉर्म के लिए, ढांचे में सुधार के लिए यूएनओ ने एक स्पष्ट बात बोली कि अगर यूएनओ का परमानेंट मेंबर बनना है तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो ये बातें हमारी बुक के अंदर मेंशन की गई कि यूएनओ की अगर सुधार करना है, स्ट्रक्चर में रिफॉर्म करना है, तो क्या क्या चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सुपर पावर हो, मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ इन्हें। सबसे पहले वो कंट्री क्या होनी चाहिए, सबसे पहले इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होनी चाहिए, यानी हम बात करें सीधा हिंदी में लिख लेते हैं, आर्थिक ताकत होनी चाहिए, आर्थिक ताकत होनी चाहिए, आर्थिक ताकत होनी चाहिए, मतलब आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली पावरफुल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा नंबर, इकोनॉमिकली पावरफुल होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है कि वो कंट्री पॉपुलेशन के हिसाब से भी आगे होना चाहिए, पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से भी वो कंट्री आगे होना चाहिए। जैसे इंडिया है जनसंख्या में, अब तो हम पहले नंबर पर आ गए हैं, तो हम कहाँ से पीछे रह गए, ठीक है। पॉपुलेशन के हिसाब से वो कंट्री आगे होना चाहिए। तीसरे नंबर पर मिलिट्री स्ट्रांग होनी चाहिए, मिलिट्री क्या होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, सैन्य क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए, सैन्य क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए, मिलिट्री स्ट्रांग होनी चाहिए, आर्थिक रूप से पावरफुल हो, मिलिट्री स्ट्रांग हो, पॉपुलेशन अच्छी हो, और यूएनओ में फंडिंग भी करता हो, यूएनओ में बजट भी देता हो, यूएनओ में पैसे भी देता हो, यूएनओ में बजट हो, यूएनओ में बजट भी पे करता हो, यूएनओ में बजट भी पे करता हो। तीसरे नंबर पे, जो पांचवें नंबर पे, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करता हो, लोकतंत्र और मानवाधिकारों का समर्थक हो, लोकतंत्र व मानवाधिकारों का समर्थक, लोकतंत्र व मानवाधिकारों का समर्थक हो, मानवाधिकारों का समर्थक हो। डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को क्या करता हो, प्रमोट करता हो। छठे नंबर पे बात करें तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी होनी चाहिए, भौगोलिक विविधता होनी चाहिए, भौगोलिक क्या होनी चाहिए, विविधता होनी चाहिए, भौगोलिक विविधता होनी चाहिए, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी होनी चाहिए, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी होनी चाहिए, जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी या भौगोलिक विविधता होनी चाहिए। अब आप इस हिसाब से इंडिया को बिठा के देख लो कि क्या हम उस लायक हैं या नहीं है। हमारे पास इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, हम दुनिया की 5वीं 6ठी इकोनॉमी है कि नहीं है, तो हम भी बन सकते हैं मेंबर। तो हमारी पॉपुलेशन पहले नंबर पे आते हैं, पॉपुलेशन में और कितना बढ़े, तो हम पॉपुलेशन के हिसाब से भी ओके हैं, करेक्ट है। मिलिट्री, हम भाई 3rd नंबर पे आते हैं दुनिया में मिलिट्री के हिसाब से, तो हमारी मिलिट्री भी स्ट्रांग है, ठीक है। यूएनओ में हम बजट भी पेमेंट, टाइम टू टाइम पेमेंट भी हम करते हैं, ऐसा नहीं है हम कभी बंक नहीं मारते, हम पूरी पेमेंट करते रहते हैं, ठीक है। ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी की बात तो बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेट कंट्री हम ही है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देशों में भारत की गिनती सबसे पहले आती है।
और ह्यूमन राइट्स को भी प्रमोट करते हैं, मानवाधिकारों के लिए भी हम प्रमोट करते हैं। हमने अपने देश में स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट काउंसिल बनाई हुई है, मानवाधिकार आयोग बनाए हुए हैं, ठीक है। और भौगोलिक विविधता, हमारे देश के अंदर ऐसी कोई ज्योग्राफिकल कंडीशन नहीं है जो बाहर के देशों में ही मिल सकती है। हमारे देश के अंदर सारी ज्योग्राफिकल कंडीशन मिलेगी, पहाड़ अलग हैं, हर तरह की विविधताएं हमारे देश के अंदर देखने को मिलेगी। यानी इंडिया कंप्लीटली इस बात के लिए एबल है, हम कंप्लीटली मेंबर बनने के लायक हैं, ठीक है। आपको इन्हें अच्छे से याद भी करना है। इसमें काफी बातें डिस्कस कर ली है। अब इसके अंदर टोटल 3 टॉपिक आपके ऐसे रहते हैं इस चैप्टर के अंदर, जो कि मैं कल की क्लास में आपको कंप्लीट कराऊंगी, वरना आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए आगे की जो बातें हैं वो हम कल की वीडियो में करेंगे। इससे पहले का आप रिवाइज करके चले। हमारे मेनली 3 ही बातें बचती है कि इंडिया का क्या रोल है यूएनओ में, यूनिपोलर वर्ल्ड में इंडिया को बताओ, और थोड़ा सा इसका ज्यूरिसडिक्शन बचता है। मतलब इन्होंने जो एनिवर्सरी वगैरह सेलिब्रेट की थी उसमें कुछ डिसीजन लिए थे, उनके बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही पड़ेगी। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।